हेलो, मैं हूं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं अरविंद घोष के बारे में। अरविंद घोष जो कि भारतीय चिंतन परंपरा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इनका स्थान इतना बड़ा है कि जो फ्रेंच विचारक, चिंतक या आलोचक हैं रोमा रोला, उन्होंने कहा है कि ये क्या हैं, ये विचारकों के, जो भारतीय विचारक हैं, विचारकों के सम्राट हैं। और इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पे इनका चिंतन है और कितने ज़्यादा इन्होंने प्रभावित किया। तो रोमा रोला के अनुसार ये भारतीय विचारकों या चिंतकों के सम्राट हैं। अब आइए हम देखते हैं इनके जीवन को। स्टार्ट हम इनके जन्म से करेंगे। तो इनका जन्म होता है आज़ादी के ठीक 75 साल पहले 15 अगस्त 1872 को। कहाँ? कलकत्ता में। आज़ादी के ठीक 15 अगस्त। इनके पिता एक डॉक्टर थे, सर्जन थे, जिनका नाम था डॉक्टर कृष्णाधुन घोष। और इनकी माता थी स्वर्ण लता देवी। ये इनके संतान थे। अब जब हम इनके एजुकेशन या शिक्षा की बात करेंगे तो यहाँ पे इनकी पोजीशन आप ध्यान में रखना। चूँकि वे सर्जन थे तो भारतीय या अंग्रेज जो सोसाइटी थी इसके अपर क्लास से वे बिलोंग करते थे और इस कारण से उनके ऊपर अंग्रेजों और अंग्रेजियत का बहुत ज़्यादा असर था। इन्होंने सपना देखा कि उनके, और केवल अरविंद घोष के बारे में नहीं, इन्होंने अपने सारे बच्चों के बारे में एक सपना देखा कि उनको पढ़ा लिखा करके क्या बनाना है, ICS बनाना है, जिससे कलेक्टर आते थे, जिलों के कलेक्टर आते थे और वे एक प्रकार से ज़िले के राजा ही होते थे। तो ये चाहते थे कि इंडियन जो उस समय सिविल सर्विस थी उसके थ्रू इनको कलेक्टर बनाया जाए। अब जब ये सपना ही है कि बेटे को कलेक्टर बनाना है तो उस समय तो ये एक ही चीज़ संभव थी कि इनको क्या दिया जाएगा, इंग्लिश एजुकेशन दिया जाएगा। क्योंकि हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत पढ़ करके तो आप उस परीक्षा को पास नहीं कर सकते थे, वह आप उसमें सम्मिलित ही नहीं हो सकते थे। तो इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हुई और यह शुरुआत हुई दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग, जो आज वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग में लॉरेटो एक स्कूल था, वहाँ से इनकी एजुकेशन शुरू हुई। लेकिन जब ये मात्र 7 साल के थे तो 1879 में इनको कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड भेज दिया गया और मैनचेस्टर में, मैनचेस्टर ग्रामर स्कूल में इनका और इनके भाइयों का एडमिशन हो गया। फिर ये वहाँ से कहाँ जाते हैं? लंदन में एक सेंट पॉल करके स्कूल है, वहाँ जाते हैं और फिर ये किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, बहुत ही फेमस कॉलेज है। तो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में ये जाते हैं और जो पिता का सपना था ना वो इनके दिमाग में था। इन्होंने 1889 में ICS की परीक्षा पास कर ली और न केवल पास किया बल्कि 250 लोग इसमें बैठे थे और इसमें इनकी जो रैंक थी वह क्या थी? 11वीं रैंक थी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने विद्वान थे। इनकी विद्वता का एक और मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि पूरी पढ़ाई के दौरान जो दार्जिलिंग से शुरू हुई और जो कहाँ जाकर के ख़त्म हो रही है, कैम्ब्रिज में ख़त्म हो रही है, इन्होंने लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इन्होंने
ग्रीक पढ़ी, जिसे आप यूनानी कहते हैं, इन्होंने लैटिन सीखी, इन्होंने फ्रेंच सीखा, इन्होंने जर्मन सीखी, इन्होंने स्पेनिश सीखी, इन्होंने इटालियन सीखी। ये तो विदेशी भाषाएं हैं। साथ साथ ये हिंदुस्तानी भी जानते थे, ये हिंदी भी जानते थे, ये बंगाली भी जानते थे, ये संस्कृत तो जानते थे। तो ये भाषाएं भी इन्होंने सीखी। और इससे आप सोच सकते हैं कि हर भाषाओं का सीखना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उस भाषा को नहीं जानेंगे, उस भाषा में जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं, जो क्लासिक हैं, उसको आप नहीं पढ़ पाएंगे। संस्कृत को जाने बगैर आप वेदा को नहीं पढ़ पाएंगे, गीता को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इन्होंने सारी भाषाएं सीखी और सारी भाषाओं में जो क्लासिक थे यानी श्रेष्ठ ग्रंथ थे, उनका इन्होंने अध्ययन किया और एक बहुत बड़े विचारक हुए। इन्होंने ढेर सारी किताबें लिखी, लेकिन कुछ किताबें जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कभी मौका मिले तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ इनकी और सबसे पॉपुलर किताब है द लाइफ डिवाइन। ये सबसे फेमस इनकी किताब है और कभी मौका मिले तो आपको पढ़ना चाहिए। फिर इन्होंने लिखा द सिंथेसिस ऑफ योगा, और एक बड़ी बहुत ही लंबी कविता सावित्री, अ लेजेंड एंड सिंबल करके, और भी किताब इन्होंने फ्यूचर पोएट्री, फ्यूचर एवोल्यूशन, ये बहुत किताबें इन्होंने लिखी है, लेकिन ये तीन इनकी बहुत ही फेमस किताबें हैं। लेकिन ये किताबों का लिखना तो बाद में हुआ। वहाँ से 1893 में ये भारत आते हैं। उसके पहले जब ये ICS में पास हो गए थे, तो एक चीज़ और समझिए कि इनमें नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। ये पिता की इच्छा के अनुसार इन्होंने ICS की परीक्षा दी, पास भी हुए, क्योंकि पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट थे। स्कॉलरशिप इनको किंग्स कॉलेज के लिए मिली थी। लेकिन ये नौकर बनना नहीं चाहते थे, इसलिए जब ट्रेनिंग हो रही थी तो उसमें हॉर्स राइडिंग होती थी, आज भी होती है। आप भी जब कलेक्टर बनेंगे, IPS बनेंगे, यानी IS या IPS पास करेंगे, तो जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो घुड़सवारी आपको सिखाई जाएगी। तो उसमें ये जानबूझ करके फेल हो गए, लेट जाते थे, सीखते नहीं थे, तो अंततः इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया, जो कि ये चाहते थे। 1893 में जो बड़ौदा स्टेट हुआ करता था, सयाजी जो वहाँ के राजा थे, सयाजी गायकवाड़, और जिन्होंने भीमराव अंबेडकर को अमेरिका भेजा था, वे उस समय जाते हैं कहाँ, इंग्लैंड जाते हैं। और इंग्लैंड में उनकी मुलाकात होती है किससे, अरविंद घोष से। और ये कौन है, सयाजी गायकवाड़। ये इनको लेकर के आते हैं और ये बड़ौदा स्टेट में नौकरी करना शुरू करते हैं। शुरू में ये सर्वे और सेटलमेंट विभाग में रहते हैं, फिर ये राजस्व विभाग में आते हैं, फिर ये सचिवालय में काम करते हैं। और यही नहीं, इन्होंने सयाजी गायकवाड़ को ग्रामर भी सिखाया और उनकी स्पीचेस भी देते, क्योंकि वो सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, तो उनको बोलना पड़ता था, तो ये चीज़ भी वे करते थे। और यहीं से इनकी लाइफ में एक प्रकार से जो राष्ट्रवाद को लेकर के विचार थे, तो एक्टिव पॉलिटिक्स में ये आते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होती है। और पहला काम इन्होंने ये किया कि 1902 में अनुशीलन समिति का निर्माण किया, जिसमें इनके छोटे भाई वारिंद्र कुमार घोष भी थे। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लेख लिखने शुरू किए, अपने रियल नाम से नहीं, छद्म नाम से, या वो अज्ञात के नाम से छपते थे, लेकिन उसके माध्यम से इन्होंने भारतीय युवकों में जो ब्रिटिश सिस्टम था, जो ब्रिटिश शासन था, उसके खिलाफ विचार लिखने शुरू किए। लेकिन जो चेंज आता है वह आता है 1905 में। 1905 में आप जानते हैं कि क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। इस घटना ने अरविंद घोष के लाइफ को
चेंज कर दिया। और 5 से 10 का पीरियड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। अब ये बाद में जो आज जो MS यूनिवर्सिटी है बड़ोदरा में, उसमें शिक्षक और बाद में वाइस प्रिंसिपल बने। अब शिक्षक रहते हुए, नौकरी करते हुए तो ये एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग नहीं ले सकते थे, और जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया और त्याग पत्र दे करके ये चले जाते हैं कहाँ, कलकत्ता चले जाते हैं। तो 1906 में ये चले गए बंगाल या कलकत्ता और वहाँ एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं। जो मेजर योगदान है इनका वह है कि जो 1906 में और 1907 में लाल बाल पाल की तिकड़ी थी, यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, उनके साथ मिल करके इन्होंने स्वराज, स्वदेशी, नेशनल, एजुकेशन और बहिष्कार, बायकॉट, ये चारों प्रस्तावों को ड्राफ्ट करने और पास कराने में अरविंद घोष का बहुत बड़ा योगदान था। एक और घटना घटती है 1908 में। आपको याद होगा कि 1908 में 30 अप्रैल को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड जो मजिस्ट्रेट हुआ करता था उसको मारने की इन्होंने कोशिश की। यह अलग बात है कि किंग्सफोर्ड नहीं मरता, उसमें प्रिंगले कैनेडी की एक फैमिली होती है, वे मारे जाते हैं। लेकिन उनको असिस्ट करने का काम अनुशीलन समिति और युगांतर ने किया था, जिसका संबंध किससे था? अरविंद घोष और उनके भाई बारिंद्र कुमार घोष से। तो इनको गिरफ्तार किया जाता है 2 मई 1908 को ही। 30 को कांड होता है, 2 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और ये जेल में रहते हैं लगभग 1 वर्ष तक। 6 मई 1909 को ये वहाँ से छूटते हैं। लेकिन फिर यहाँ एक परिवर्तन होता है। 30 मई 1909 को एक जगह है उत्तरपाड़ा, यहाँ इनकी एक फेमस स्पीच होती है और यहाँ से इनका लाइफ, ये उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से वे जो रिवोल्यूशनरी लीडर थे, यानी क्रांतिकारी नेता थे, वहाँ से अब ये स्पिरिचुअल लीडर बनने की दिशा में अग्रसर होते हैं। इन्होंने संकेत किया कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से कहाँ जा रहा हूँ? चिंतन के क्षेत्र में जा रहा हूँ। क्यों जा रहा हूँ? उन्होंने कहा कि मुझे जेल के दरमियान 1 साल जो जेल में रहा तो मुझे विवेकानंद आते थे, वो मुझको कहते थे कि तुम्हारा जो असली मोटिव है, असली काम है, वह है भारतीय जनता को जगाना, उनके विचारों को वैचारिक क्रांति लाना, हिंदुइज्म को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के, राष्ट्रभक्ति को लेकर के। तो इन्होंने इशारा किया कि अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ और अंततः 1910 में क्या हुआ कि ये एक्टिव पॉलिटिक्स से क्या लेते हैं? संन्यास लेते हैं। ये अलग बात है कि अलीपुर बम कांड में इनको 1 साल जेल में तो रहना पड़ा, लेकिन अभियोग प्रमाणित नहीं हो पाया और इनके वकील चितरंजन दास जी थे जिन्होंने इनका केस लड़ा और इनको मुक्त करा। लेकिन 1910 के बाद ये चले गए कहाँ? पांडिचेरी। और वहाँ यदि आप कभी जाएं, उस समय वह क्या थी? फ्रेंच टेरिटरी थी। तो अंग्रेज वहाँ सीधे नहीं जा सकते थे, इसलिए अरविंद घोष ने एक बहुत अच्छी सोच रखी कि वहाँ उनको शेल्टर मिल जाएगा। उनको मिला भी और उनका आश्रम आने वाले दिनों में बन गया, न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी चिंतन मनन का बहुत बड़ा केंद्र। और यहीं रहते हुए इनकी डेथ होती है 1950 में। 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में इनका निधन हो जाता है। लेकिन अपनी मृत्यु तक इन्होंने भारत में जो भी किया और विशेष रूप से
चिंतन के लेवल पे वह इतना समृद्ध था, इतना व्यापक था कि इनको आज हम कहते हैं क्या, भारतीय चिंतकों का सम्राट। तो ये था अरविंद घोष का जीवन परिचय। अगले वीडियो में हम इनके विचारों को पढ़ेंगे, तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।